हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवनवाग एकेडमी। आई एम अंकिता और आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट को। प्रीवियस वाले क्लासेस में मैंने आपको एक्सप्लेन करवा दिया था कि बोर्स एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन एटम के लिए कैसे क्या होता है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था सीरीज कौन सी लाइन्स की ऑप्टेन होती है, जैसे कि लाइमन सीरीज, बाल्मर, ब्रैकेट, पास्चन, पीफंड, ये सारे सीरीज हम लोगों ने देखे थे। और ये भी देखा था कि ये सीरीज कौन से रीजन में ऑप्टेन होती है, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे रिजल्ट्स कि जब बोर्स ने एटॉमिक थ्योरी को एक्सप्लेन किया हाइड्रोजन एटम के लिए तो कौन से रिजल्ट्स मुझे मिले। तो वो रिजल्ट्स को पहले हम लोग देखते हैं, बाद में आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे रिजल्ट्स को। रिजल्ट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हम लोगों ने हाइड्रोजन एटम के बोर्स मॉडल जो था उसके पोस्टुलेट्स लास्ट वाले क्लास में देख लिए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देखो, तभी जाके तो रिजल्ट्स पढ़ने का मजा है ना, है तो समझ में नहीं आएंगे कि रिजल्ट्स क्या है, राइट। चलो देखते हैं अब हम लोग आगे। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ रिजल्ट्स ऑब्टेन हुए। सबसे पहला रिजल्ट ये कहता है कि सपोज अगर ये है मेरा न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के आजू बाजू में ये सारे के सारे मेरे क्या थे, मैंने आपको बताया था। इनको कभी कभी कहा जाता है स्टेशनरी स्टेट, या फिर आप इनको ऑर्बिट भी बोल सकते हो, या फिर आप इनको अलाउड एनर्जी स्टेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको क्या क्या नाम दिए थे, मैंने इसको अलग अलग नाम दिए थे। इसको मैं ऑर्बिट भी कह सकती हूँ, इसको मैं स्टेशनरी स्टेट भी कह सकती हूँ, या तो मैं इसको अलाउड एनर्जी स्टेट भी बोल सकती हूँ। ये सब हुए इसके अलग अलग नेम्स, ठीक है। तो देखते हैं मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि द स्टेशनरी स्टेट, जो भी मेरे स्टेशनरी स्टेट है ना, स्टेशनरी स्टेट, और उन्हीं को मैं क्या बोलती हूँ, ऑर्बिट, है ना। स्टेशनरी स्टेट और ऑर्बिट आर नंबर्ड एज, अगर मुझे उनको नंबर देना है तो देखो मैं नंबर कैसे दूंगी, आर नंबर एज n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, इस तरीके से मैं उनको नंबर दे सकती हूँ। मतलब मेरे स्टेशनरी स्टेट को यानी कि ऑर्बिट को अलग अलग नंबर होते हैं। देखो ये न्यूक्लियस के बाद वाला आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, इसलिए आपके लिए यहाँ पे n का वैल्यू कितना रहेगा 1, यहाँ पे आपका n का वैल्यू कितना रहेगा 2, यहाँ पे आपका n का वैल्यू रहेगा 3, यहाँ पे आपका n का वैल्यू कितना रहेगा 4। इसका मतलब मैंने यहाँ पे ये देखा कि जो भी मेरा n है ना, n है मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n कौन सा क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ में आ गया कि n का वैल्यूज कैसे कैसे रहेगा आपको। n ये रहेगा 1, ये रहेगा यहाँ पे n का 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो मैंने क्या देखी, दूसरी चीज़ मैंने ये देखी कि जो भी आपका रेडियस होता है ना किसी भी ऑर्बिट का, रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोजन एटम, तो जो भी आपका रेडियस होता है ना किसी भी ऑर्बिट का, वो रिप्रेजेंट किए होता है बाय द फॉर्मूला Rn, और इस Rn का वैल्यू आपका होता है Rn इक्वल्स टू n स्क्वायर a अपॉन z। ये होता है आपका Rn का वैल्यू, मतलब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। nth मतलब क्या होता है, आपके ऑर्बिट का वैल्यू। तो जो भी आपका रेडियस रहेगा nth ऑर्बिट का, उसका वैल्यू क्या रहेगा, n स्क्वायर a अपॉन z। तो मैंने यहाँ पे देखो क्या क्या देखा, मैंने यहाँ पे ये देखा कि जो भी मेरा n है ना, n का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर लेवल ऑफ ऑर्बिट। इस n का मतलब होगा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और लेवल ऑफ ऑर्बिट। लेवल ऑफ ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट का लेवल कौन सा है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो n का वैल्यू 1 रहेगा, अगर सेकेंड ऑर्बिट है तो n का वैल्यू 2 रहेगा, अगर थर्ड ऑर्बिट है तो n का वैल्यू 3 रहेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया इतना। यहाँ से आपको एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, जेई में देखो, नीट में देखो, एमएसटी सीटी में स्पेशली, यहाँ पे से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, कैलकुलेशंस पे आते हैं। जिसको ये फॉर्मूला जो लोग देखते हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा वहाँ पे भी, ठीक है। तो ये हुआ आपका n का वैल्यू, तो n क्या रहेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर नेचर ऑफ ऑर्बिट या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है।
दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे ये देखी कि जो भी आपका यहाँ पे Z है ना, Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी देखा था कि Z जो होता है स्टार्टिंग के लेक्चर्स में इस चैप्टर के एटॉमिक नंबर होता है ऑफ एलिमेंट। ठीक है। तीसरी चीज़ मैंने यहाँ पे ये देखी कि जो भी यहाँ पे आपका A0 है ना, इस A0 का मतलब होता है बोर्स रेडियस, और बोर्स रेडियस का आपका वैल्यू होता है फिक्स, और वो वैल्यू होता है 52.9 पिकोमीटर। 52.9 ये वैल्यू आपको याद रखना है कि ये वैल्यू A0 का होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, 52.9 आपका वैल्यू होता है बोर्स रेडियस का। चौथी चीज़ मैंने यहाँ पे ये देखी कि जो भी मेरा यहाँ पे Rn है ना, Rn, इस Rn का मतलब होता है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो nth ऑर्बिट को हम लोग कैसे लिखते हैं? Rn से। चलो अब बहुत इजी कैलकुलेशन है। अब मुझे एक बात बताना, अगर मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट ऑर्बिट की, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट में आपका n का वैल्यू कितना रहेगा? 1, क्योंकि मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रही हूँ, और n का मतलब क्या होता है? नंबर और लेवल ऑफ ऑर्बिट। अगर n फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कितना हो जाएगा? 1। तो मेरा जो भी Rn का वैल्यू रहेगा वो कितना आएगा? R1, n के जगह पे मैं क्या लिखूंगी? 1 इक्वल्स टू n स्क्वायर a, मतलब ये क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर a अपॉन z। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर मतलब 1, तो A0 अपॉन z। समझ में आ गया ना? अगर मैं बात कर रही हूँ फॉर सेकेंड ऑर्बिट, अगर मैं सेकेंड ऑर्बिट के लिए बात कर रही हूँ तो मेरा n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो अब मैं यहाँ पे देखो क्या लिखूंगी? R2 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, n के जगह पे क्या आएगा? 2 स्क्वायर A0 अपॉन z। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर कितना होता है? 4 A0 अपॉन z। अगर मैं बात कर रही हूँ फॉर थर्ड ऑर्बिट, अगर मैं थर्ड ऑर्बिट के लिए बात कर रही हूँ तो मेरा n का वैल्यू कितना रहेगा? 3। तो अब यहाँ पे मेरा R3 का वैल्यू कितना आ जाएगा? n स्क्वायर a, मतलब 3 स्क्वायर a अपॉन z। 3 स्क्वायर का मतलब कितना होता है? 9 A0 अपॉन z। तो ये हुआ आपका सेकेंड पोस्टुलेट। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑर्बिट के किसी भी स्टेशनरी स्टेट का रेडियस निकाल सकते हो इस फॉर्मूले का यूज करके। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे थर्ड पोस्टुलेट, थर्ड रिजल्ट ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी। थर्ड रिजल्ट आपका कहता है एनर्जी के बारे में, कि जो भी एनर्जी होती है ना ऑफ nth ऑर्बिट, जो भी आपकी एनर्जी होती है ना nth ऑर्बिट की इन एन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इन एन हाइड्रोजन एटम, देखो उसको कौन से फॉर्मूले से हम लोग देते हैं? एनर्जी का वैल्यू होता है माइनस ऑफ, एक सेकेंड, RH इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन n का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका एनर्जी का एक्सप्रेशन। मतलब किसी भी ऑर्बिट की अगर आपको एनर्जी को एक्सप्लेन करना है ना तो उसका वैल्यू होता है माइनस RH इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन n का स्क्वायर। इससे आप कोई भी ऑर्बिट की एनर्जी को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा? सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ पे जो देखी ना वो ये है कि RH जो होता है ना उसी का मतलब क्या होता है? रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, हम लोगों ने इसके पहले भी रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू देखा था, बट उस वक्त वो वैल्यू काय में था? सेंटीमीटर इनवर्स में। अब अगर मुझे इस वैल्यू को जूल में लिखना है तो देखो मैं कैसे लिखूंगी? इस वैल्यू का जूल में वैल्यू होता है 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल्स। ये होता है आपका एनर्जी का मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू जब मेरे को एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो मैंने रिडबर्ग कांस्टेंट का अब यहाँ पे वैल्यू जो भी लिखा है ये काय में है? ये है जूल्स में। आपको यूनिट्स भी याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट थिंग जो मैंने देखी ये है आपका NEN। EN का मतलब क्या हो जाएगा? एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। और n का मतलब क्या होता है? लेवल ऑफ ऑर्बिट। अब मैंने देखो क्या देखा, अगर मुझे कैलकुलेशन करवाना है ना फॉर फर्स्ट ऑर्बिट,
फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी का वैल्यू क्या रहेगा, ठीक है, देखना जरा ध्यान से। अगर मैं बोल रही हूँ फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए मेरा एन का वैल्यू कितना रहेगा 1, तो मैं ई एन के जगह पे क्या लिखूंगी 1। देखो ई एन के जगह पे मैंने क्या लिखा है 1 इक्वल्स टू माइनस आर एच इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन एन के जगह पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा माइनस आर एच, ठीक है। ये वैल्यू में आपको अगर एटॉमिक नंबर को इंट्रोड्यूस करवाना है ना, तो आप इस 1 के जगह पे जेड स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि अब मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रही हूँ, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का वैल्यू तो 1 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा था। लेकिन अगर आप जनरली बात करते हो ना, तो एनर्जी का वैल्यू कितना आता है माइनस आर एच इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और जेड क्या रहेगा आपका एटॉमिक नंबर। बट अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हो तो आप जेड को 1 लिखोगे, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 होता है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले केस में। चलो, अगर मैं बात कर रही हूँ फॉर सेकेंड ऑर्बिट, अभी हम जनरल तरीके से बात कर रहे हैं, हम लोग हाइड्रोजन एटम को स्विच नहीं कर रहे हैं। हाइड्रोजन एटम के कैलकुलेशंस में हाइड्रोजन एटम को देखेंगे। अभी हम लोग सारे फॉर्मूले जनरल बेसिस पे निकाल रहे हैं, ठीक है, ताकि हम बाकी सिस्टम्स का भी स्टडी कर सकें। तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि अगर सेकेंड ऑर्बिट की मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे एन का वैल्यू कितना होता है 2, तो मैं इस एन के जगह पे लिखूंगी 2 इक्वल्स टू माइनस आर एच इंटू ब्रैकेट जेड स्क्वायर अपॉन एन के जगह पे क्या आएगा 2 स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस आर एच इंटू ब्रैकेट जेड स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अगर मैं निकालना चाहती हूँ फॉर द थर्ड ऑर्बिट, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए आपका एन का वैल्यू कितना रहेगा 3, तो अगर मुझे एनर्जी निकालना है तो वो क्या निकलेगा E3 इक्वल्स टू माइनस आर एच इंटू ब्रैकेट जेड स्क्वायर अपॉन एन के जगह पे क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर, तो इसी को मैं लिख सकती हूँ माइनस आर एच इंटू ब्रैकेट जेड स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ। इसका वैल्यू मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकती हूँ माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर, और ये आपका एनर्जी का वैल्यू काय में आएगा जूल्स में। तो आप हर जगह पे ऐसे आर एच का वैल्यू पुटअप कर सकते हो। ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपके फोर्थ वाले रिजल्ट को। फोर्थ वाला रिजल्ट क्या कहता है, ये सारे आपके कैलकुलेशंस का पार्ट है। फोर्थ रिजल्ट आपका कहता है कि दिस मॉडल, दिस कैलकुलेशंस, ये जो भी आपके कैलकुलेशंस है ना, जो भी आपके फॉर्मूलेज है, इज अप्लीकेबल टू, ये अप्लीकेबल है, इज अप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे, कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये जो आपकी कैलकुलेशंस है ना, ये अप्लीकेबल है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम को, जो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करते हैं। देखो इधर ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मैं सबसे पहला एटम आपका ले रही हूँ हाइड्रोजन का, सेकेंड एटम मैं आपका ले रही हूँ हीलियम का, थर्ड एटम मैं आपका ले रही हूँ लिथियम का, और फोर्थ एटम मैं आपका ले रही हूँ बेरिलियम का। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है। इतना काफ़ी है आई थिंक। मैंने क्या किया है, मैंने इस हीलियम के ऊपर चार्ज दिया है +1, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज दिया है +2, इसके ऊपर चार्ज दिया है +3। ये है मेरे सारे के सारे एटम्स, ठीक है। तो ये जो मेरी थ्योरी है ना, जितने भी फॉर्मूले मैंने डिराइव किए हैं एनर्जी का, रेडियस का, ये सारे के सारे फॉर्मूलेज आपको हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए अप्लीकेबल होते हैं। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1। देखते कैसे, क्योंकि समझे बिना डायरेक्टली तो नहीं समझ सकते ना। देखो इधर अगर मैं ध्यान देती हूँ तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का ही मतलब होता है आपका Z, ठीक है। सेकेंड पॉइंट रहेगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका एटॉमिक नंबर, सेकेंड पॉइंट है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान से समझना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3 और बेरिलियम का 4, ठीक है। इतना काफ़ी है। ये हो गए आपके हाइड्रोजन लाइक एटम्स। मैं यहाँ पे बोरॉन भी ले लेती हूँ +4।
तो इसका एटॉमिक नंबर रहता है 5। एटॉमिक नंबर जिनको नहीं पता, मैंने मॉलिक्यूलर मास के कैलकुलेशन पे जो वीडियो बनाया था ना, वो लोग देख लो, उसमें आपका एटॉमिक नंबर पे मैंने सबके बता दिए, तो आप वहाँ से कर सकते हो। देखो अगर वो वीडियो नहीं देखोगे ना तो अभी तो यहाँ पे प्रॉब्लम जाएगी, इसके बाद में बचे हुए पार्ट्स में भी आपको प्रॉब्लम जाएगी। तो मॉलिक्यूलर मास वाला वीडियो देख लो मेरा, उसमें मैंने एटॉमिक नंबर भी दिया है, भले आधा ही देखना वीडियो हो। चलो अब ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे आपके एटॉमिक नंबर है 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने रहेंगे 1, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने होते। अब ध्यान देना, ध्यान से समझना, यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर है 2, लेकिन इस हेलियम के ऊपर में चार्ज कितना है, इस हेलियम के ऊपर में चार्ज है आपका +1, तो मैं क्या करूँगी -1। केमिस्ट्री में हमेशा एक चीज़ दिमाग में फिट कर लो, जहाँ पे है प्लस आप करोगे माइनस, जहाँ पे है माइनस आप क्या करोगे प्लस। आपको हमेशा अपना दिमाग उल्टा चलाना है। यहाँ पे +1 है तो मैंने -1 किया तो ये आ गया 1। यहाँ पे है आपका लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3, लेकिन चार्ज कितना है +2। अगर चार्ज +2 है तो मैं क्या करूँगी -2, इसका भी वैल्यू आ गया 1। आ जाओ बेरिलियम में, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, चार्ज है +3, तो मैं क्या करूँगी -3, इसका भी वैल्यू आ गया 1। बोरॉन ले लो, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है आपका 5 और चार्ज कितना है +4, तो मैं क्या करूँगी -4, तो इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा। मतलब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि सारे के सारे सिस्टम में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए 1। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके हाइड्रोजन लाइक एटम्स हुए। बुक में डायरेक्टली दे रखा है, बताया नहीं कि ऐसे कैसे हाइड्रोजन लाइक एटम है। तो अब आपको समझ गया कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सारे के सारे सिस्टम में 1, इसलिए ये हुए आपके हाइड्रोजन लाइक एटम। तो ये सारे के सारे एटम्स के लिए आप ये सारे एनर्जी के, रेडियस के फॉर्मूलेस को यूज कर सकते हो। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट रिजल्ट को। लास्ट रिजल्ट क्या कहता है, बुक में ये एक्सप्लेन ही सिस्टमैटिकली दिया नहीं है, तो आपको ये टेबल याद रखना है क्योंकि दिया नहीं है वहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट दे के रखा है सब कुछ। लास्ट वाला जो पोस्टुलेट है आपका, लास्ट पोस्टुलेट कहता है, मतलब लास्ट रिजल्ट जो होता है पोस्टुलेट का, वो आपको ये बोल रहा है कि जो भी आपकी वेलोसिटी होती है ना इलेक्ट्रॉन की, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर के ऊपर में और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है n के वैल्यू को। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो आपकी इंक्रीज होगी व्हेन z इंक्रीजेस। z का मतलब होता है आपका एटॉमिक नंबर। जब भी आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा ना, ये एरो मतलब इंक्रीज होगा ना, तो आपकी वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की वो भी इंक्रीज होगी क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा पॉइंट मेरा ये कहता है कि जो भी मेरी वेलोसिटी होती है ना इलेक्ट्रॉन की, वो इंक्रीज होती है व्हेन n मतलब ही आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिक्रीजेस। लोअर एरो का मतलब क्या रहेगा, डिक्रीजेस। हायर एरो का मतलब क्या रहेगा, इंक्रीजेस। समझ में आ गया, क्योंकि ये कैसे हैं एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हुआ आपका लास्ट रिजल्ट ऑफ बोर्स थ्योरी। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स को। चलिए स्टार्ट करते। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके प्रॉब्लम नंबर 4.6 को, जो कि दिया है पेज नंबर 42 पे। ठीक है, वी आर डिस्कसिंग प्रॉब्लम 4.6। ओके, प्रॉब्लम 4.6। सबसे पहली चीज आपको दे क्या क्या रखा है, तो आपको गिवन डेटा दे रखा है। गिवन डेटा में आपको दे रखा है 3 टाइप के स्पेसीज, H12, सेकेंड आपको दे रखा है He2 और थर्ड आपको दे रखा है He2 1+। ठीक है, और आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज, टू फाइंड हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज। आपको हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज को प्रेडिक्ट करना है। तो जिन्होंने अभी पोस्टुलेट्स देखा उनको सबको आ गया होगा ये क्वेश्चन करते हैं, उनके लिए 1 मिनट का ही काम था। चलो फटाफट लग जाओ अपने काम पर। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, कैलकुलेशंस क्या तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज मतलब कौन सी स्पेसीज होती है। हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज का मतलब होता है ऐसी स्पेसीज हैविंग ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज मतलब सिस्टम और एलिमेंट having 1 electron only, having 1 electron only, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना,
वो रहती है आपकी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया H11, सेकेंड लिया मैंने He2 और तीसरा लिया मैंने He21+। इसको हम लोग कैलकुलेट भी कर चुके। तो यहाँ पे आपका Z का वैल्यू सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एटॉमिक नंबर, फिर निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर कितना है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2। यहाँ पे जब मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो वो है 1, यहाँ पे कितने रहेंगे 2। क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है? नहीं। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे 2, इसके ऊपर चार्ज कितना है 1+, तो मैं क्या करूँगी -1। हाँ, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 1। तो हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस कौन से होते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है 1, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आपकी हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस है, ये भी आपकी हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 आ रहे हैं, बट ये आपका हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 नहीं आ रहे। तो ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आपके प्रॉब्लम 4.7 को। प्रॉब्लम 4.7, अब जो प्रॉब्लम 4.7 है ना, इसको 10 से 15 इंपॉर्टेंट मार्क दे दो। इसका रीज़न ये है कि ऐसा क्वेश्चन एंट्रेंस में देखने को मिलेगा। हाँ, कोई भी एंट्रेंस ले लो, वहाँ पे आपको ऐसा क्वेश्चन हाइड्रोजन एटम से हर साल आता है। ठीक है, एक तो वो रेडियस पूछेगा या तो वो एनर्जी पूछेगा, दोनों नहीं पूछ सकता है क्योंकि वो एंट्रेंस का क्वेश्चन है। तो रेडियस या तो एनर्जी, और 11th में तो आया ही है। ठीक है, सो देखते हैं हम लोग प्रॉब्लम 4.7 को, वो भी आपके पेज नंबर 42 पे ही है, नॉर्मल स्टेट बोर्ड के 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में। ठीक है, प्रॉब्लम 4.7, यहाँ पे आपको गिवन डेटा देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या दे रखा है गिवन डेटा, और साथ ही साथ टू फाइंड। ठीक है, सबसे पहला है कैलकुलेट द रेडियस एंड एनर्जी। आपको उसने बोला है रेडियस निकालो, इसी का मतलब आपको आर निकालना है, साथ ही साथ आपको निकालना है एनर्जी को, मतलब ये आपको निकालना है ई को। ठीक है, ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम, आपको दे रखा है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम He+ आयन। ठीक है, देखते हैं हम लोग इस चीज को। चलिए अब मुझे यहाँ पे निकालना है रेडियस को और एनर्जी को। तो सबसे पहली चीज तो ये है, यहाँ पे आपको दे रखा है फर्स्ट ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एन का वैल्यू कितना है 1। ऐसा कभी भी डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा कि इस क्वेश्चन में एन का वैल्यू 1 है, ऐसा नहीं दिया जाएगा। आपको प्रेडिक्ट करना है अपना ये यूज़ करके कि एन का वैल्यू कितना है, तभी जाके आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका एन का वैल्यू कितना है 1। यहाँ पे आपको दे रखा है हीलियम +1 आयन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, जिसको एटॉमिक नंबर ही नहीं आता उनको ये न्यूमेरिकल करते नहीं आएगा, चाहे उनको फॉर्मूले आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर आपको दिया ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा है कि जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक के, अभी भी टाइम नहीं हुआ है, आप लोग मेरा मॉलिक्यूलर मास वाला ये देख सकते हो वीडियो, वहाँ पे मैंने सारे के सारे एटॉमिक नंबर और मॉलिक्यूलर मास आपको दे दिए। तो आप लोग डायरेक्टली देख के एक बार देख लो ना, एक बार देख लो, काम ही अपना आसान कर लो, नहीं तो हर जगह पे प्रॉब्लम जाएगी, हर जगह पे। ठीक है, वैसे ही बेसिक कन्वर्शन का भी एक वीडियो है, वो भी देख लो, तो आपके प्रॉब्लम्स आपको बहुत हेल्प मिलेगा, फिजिक्स के भी प्रॉब्लम्स में, केमिस्ट्री के भी, स्पेशली न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में आपका फिजिक्स भी आता है और केमिस्ट्री भी आता है, इसलिए तो उसका नाम है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि जो भी मेरा हीलियम होता है ना, हीलियम, उसके लिए आपका जेड का वैल्यू, मतलब ये एटॉमिक नंबर का वैल्यू कितना आता है 2। ठीक है, चलो देखते हैं अब आगे। तो आपका जो रेडियस का फॉर्मूला होता है आर एन का वैल्यू क्या होता है 52.9 इंटू n²/z, यही होता है आपका आर एन का वैल्यू। सेकेंडली ये हुआ आपका फर्स्ट कैलकुलेशन। सेकेंड कैलकुलेशन है आपका एनर्जी का। तो जो भी आपकी एनर्जी का वैल्यू होता है ना, एनर्जी का वैल्यू, उसका वैल्यू कितना होता है -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू z²/n², ये वैल्यू होता है आपके एनर्जी का। ठीक है, और ये वाला जो भी आपका आंसर आता है, ये आता है इन जूल्स। ठीक है, तो चलो अब हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। तो कैलकुलेशन में मैंने क्या देखा कि मुझे यहाँ पे n का वैल्यू चाहिए था, साथ ही साथ मुझे z का वैल्यू चाहिए था। कैलकुलेट करते तो इसका वैल्यू कितना रहेगा 52.9, और ये आंसर आपका काय में आएगा पिकोमीटर में, ये भी चीज़ पता होनी चाहिए।
जिनको फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूले से कुछ नहीं होने वाला, आपको यूनिट भी पता होना चाहिए। अगर आपने अपनी मर्जी से यहाँ पे मीटर लगा दिया ना तो आपको एग्जामिनर 0 मार्क देगा। अगर आपने मर्जी से यहाँ पे जूल की जगह कैलोरी लिख दिया तो एग्जामिनर 0 मार्क देगा। आपको यूनिट भी पता होने चाहिए कि इसका यूनिट यहाँ पे पिकोमीटर है, इसका यूनिट यहाँ पे जूल है। ठीक है, चलो देखते हैं। 52.9 इनटू n का वैल्यू आपका कितना है यहाँ पे 1 स्क्वायर, जहाँ पे स्क्वायर है वहाँ आंखें खोल के बराबर स्क्वायर लिखना है। z का वैल्यू यहाँ पे 2 है। कुछ स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं होता है, वो सोचते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम है तो z का वैल्यू भी 1 ही रहेगा। तो आपको याद रखना है z सबके अलग अलग होते हैं लेकिन सेम क्या होते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। z कभी सेम नहीं होता है। यहाँ पे z का वैल्यू 1 नहीं आएगा, ये हीलियम है, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे 52.9 1 स्क्वायर मतलब 1/2, इसका वैल्यू आपका कुछ आएगा पिकोमीटर में। साथ ही साथ इसका वैल्यू आपका रहेगा -2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू z का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना रहेगा 4 स्क्वायर, क्योंकि z है आपका ये वाला तो 4 स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा आपका n का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो -2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू 4 4 जा 16 अपॉन 1, ये वैल्यू आपका रहेगा जूल में। तो ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके रखा है, मैं आपको बताती हूँ, आप लोग यहाँ से टैली कर सकते हो। ठीक है, -8.72 इंटू 10 की पावर -18 ये आपके एनर्जी का वैल्यू आता है, और ये वाला वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो कितना आएगा। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 26.4 के आसपास ये वाला वैल्यू आपका आएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका कैलकुलेशन। कभी एंट्रेंस में ऐसे आते कभी ऐसे आते, दिमाग लगा क्या नहीं। काम की बात, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 1, तो मैंने यहाँ पे भी 1 लिख दिया है। यहाँ पे आपका n का वैल्यू कितना है 1, तो मैंने यहाँ पे भी 1 लिख दिया है। ठीक है, ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को, एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम यूजिंग बोर्स एटॉमिक थ्योरी। मतलब मेरे को लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम जो है हाइड्रोजन एटम का बोर्स एटॉमिक थ्योरी की हेल्प से वो मेरे को क्या क्या एक्सप्लेन करता है वो मुझे इसमें बताना है। तो हम लोगों ने एक्चुअली ये पार्ट पूरा देख चुके हैं, हम लोगों से इसमें वही वाली चीज़ को फिर से रिपीट करके टेक्स्ट बुक में दिया है। तो क्या क्या फॉर्मूले हम लोगों ने देखे थे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था न्यू बार का, और न्यू बार का मतलब क्या होता है वेव नंबर ऑफ एनी लाइन। तो जो भी आपका वेव नंबर होता है उसी का मतलब होता है 10967 इंटू ब्रैकेट 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर, ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए। और ये आंसर आपका काय में आता है सेंटीमीटर इनवर्स में। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे 109,677 इंटू ब्रैकेट 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हुआ फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड अगर मुझे निकालना है वेव नंबर तो हो गया ऑफ एनी सीरीज ऑफ लाइन। ठीक है, अगर मुझे निकालना है एनर्जी ऑफ एनी सीरीज ऑफ लाइन, अगर मुझे कोई भी सीरीज की एनर्जी निकालनी है ना, ठीक है, तो एनर्जी का आपका फॉर्मूला रहेगा E इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू ब्रैकेट 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर, और ये आंसर आपका रहता है जूल में। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, बस मैंने यहाँ पे 109,677 जो था ना वो आपका RH का वैल्यू था, मतलब ये रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू था सेंटीमीटर इनवर्स में। और अभी मैंने यहाँ पे जो RH का वैल्यू लिखा है -2.18 इंटू 10 की पावर -18, वो मैंने काय में लिखा है जूल में। यूनिट की तरफ ध्यान दो, फॉर्मूला सेम है। जब सेंटीमीटर इनवर्स है तो आपको ये वैल्यू यूज़ करना है, जब जूल है तो आपको ये वैल्यू यूज़ करना है। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान से पढ़ना है, एग्जामिनर ने जूल पूछा है या सेंटीमीटर इनवर्स पूछा है। ठीक है, ये हुआ आपकी पहली थिंग। अब सेकेंड थिंग ये है कि टेक्स्ट बुक में आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत ज़्यादा उसने कहीं पे F लिख दिया है, कहीं पे I लिख दिया है, तो हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कहीं कहीं पे वो NF को N1 बोल रहा है, कहीं कहीं पे वो NF को N2 बोल रहा है, तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। इसलिए वो सब छोड़ दो, सिर्फ अपना एक फॉर्मूला याद रखने का 1 2 फाइनल इनिशियल सब छोड़ दो, नहीं तो कन्फ्यूजन के चक्कर में पूरा आंसर गलत करके आऊँगे। चलो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने इसको यहाँ पे प्लस कर दिया +2.18 इंटू 10 की पावर -18, तो अंदर में ये भी चेंज हो जाएंगे। ध्यान से देखना, जब मैंने यहाँ के माइनस को प्लस कर दिया है तो ये वाला पार्ट भी आपका चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या आएगा 1/n2 का स्क्वायर
-1/n1 का स्क्वायर इन जूल्स। तो कभी कभी बुक में ये फॉर्मूला यूज़ किया है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए। जब यहाँ माइनस का प्लस किया तो ये भी आपके चेंज हो गए। समझ में आ गया? अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में इसका न्यूमेरिकल भी देखेंगे और आगे का भी स्टडी करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू। योर कमेंट्स आर वेरी मच मोटिवेटिंग टू ऑल ऑफ अस, and subscribe to our channel. Thank you very much.